हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? सीटी का एग्जाम आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नजदीक एग्जाम है, ज्यादा लोड मत लीजिए, चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़िए, क्योंकि सीटी का एग्जाम है, उसमें लगभग सारा सिलेबस आपके कवर कर रहा है। आरएस प्री की तैयारी है वो भी साथ में जारी रखिए। आज हमारी क्लास है 14 नंबर की। देखते हैं हम इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में अंतर कितना है। इसमें सवाल क्या पूछा है कि एक तो भारत की दूरी है कौन सी, उत्तर से लेके दक्षिण की, और एक है आपके पूर्व से लेके पश्चिम की। इनका हमसे पूछा है अंतर कितना है। देखिए, थोड़ी सी हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि भारत का सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल है आपके 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? भारत का है क्षेत्रफल। यदि मैं बात करूं भारत की उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई ये कितनी है? ये है आपके 3214 किलोमीटर। ये कितनी है? 3214 किलोमीटर क्या है? भारत की उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई। यदि हम बात करें भारत की पूर्व से लेके पश्चिम की लंबाई, ये है आपके 2933 2933 किलोमीटर क्या है? भारत की पूर्व से लेके पश्चिम की लंबाई। हमसे पूछा है अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 281 किलोमीटर। ये अंतर हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 281 किलोमीटर क्या है? भारत की उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम के बीच की दूरी। ठीक है। यदि हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की, पूछ सकते हैं स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? ये है 15,106 किलोमीटर। कुछ सोर्सेज है उनमें 15,200 भी दिया हुआ है। उसके अलावा बात करें तटीय रेखा की लंबाई भारत की, तो ये कितनी है? ये है आपके 7516 7,516 किलोमीटर क्या है? तटीय रेखा की लंबाई है। यानी 7,516, इसका डबल कितना है? स्थलीय सीमा 15,106 लगभग। ठीक है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। और उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूर्व से लेके पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। अंतर कितना है? 281 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। ठीक है। अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी 4 दरें दे रखे हैं हमसे और दरों के बारे में ये पूछा है कि उनकी लोकेशन पूछी है। देखिए, इस सवाल में एक तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लद्दाख समझिए। ये क्या लिखा हुआ है? लद्दाख। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर है, 2 पार्ट में है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम बात करें, यदि 4 दरें दे रखे हैं, लिपुलेख दर्रा जम्मू कश्मीर, यही हो जाएगा सुमेलित नहीं है। क्योंकि लिपुलेख जो दर्रा है वो कहाँ पे है? लिपुलेख है आपके उत्तराखंड में। लिपुलेख कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जैसे फेमस दरें देखिए, लिपुलेख है, माना है और नीति है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछे हैं। माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये लिपुलेख दर्रा है, ये कुमाऊं श्रेणी में है। कुमाऊं श्रेणी जो उत्तराखंड की है, ये उत्तराखंड है और यहाँ पे है कुमाऊं श्रेणी। तो ये कुमाऊं श्रेणी में कौन सा दर्रा है? ये है लिपुलेख। और ये यहाँ पे तिब्बत है, तो ये तिब्बत को और यहाँ पे कुमाऊं है, इस एरिया को जोड़ता है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। बाकी के भी दर्रे इसमें दे रखे हैं, जैसे एक जोजिला है। जोजिला दर्रा पड़ता है आपके लद्दाख में, जास्कर श्रेणी है यहाँ पे। ठीक है। ये लेह है और ये है श्रीनगर। तो ये श्रीनगर और लेह के बीच में कौन सा है? ये है जोजिला, ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। और एक रोहतांग है। रोहतांग हिमाचल में है, बिल्कुल सही है। शिपकिला भी हिमाचल में है। अगला सवाल, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? 5 टाइप के प्रयाग है।
कितने प्रयाग है? 5। ठीक है, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, ऐसे करके 5 प्रयाग है। पांचों के बारे में थोड़ा सा हम एक ही इसमें वो पिक्चर में हम देखते हैं इसको। देखिए यहां पूछा है अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है? तो कर्ण प्रयाग है ये यहाँ पे है कर्ण प्रयाग। इनमें जो मुख्य नदी है वो है अलकनंदा। ये जो मैं ब्लैक से जो करूंगा मार्क वो है अलकनंदा। देखिए ये वाली है अलकनंदा रिवर, ये अलकनंदा रिवर है। इसमें साइड से नदियां मिलती है। गंगा जिसको हम जानते हैं, गंगा का जो गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से गंगा निकलती है भागीरथी नाम से। ये देखिए ये गंगोत्री है और यहां से निकली गंगा किस नाम से? भागीरथी नाम से। ये भागीरथी नाम से जब निकलती है और इधर से आती है अलकनंदा, तो अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है गंगा किससे? अलकनंदा से भागीरथी मिलती है। ठीक है, कहां पे? देवप्रयाग में। तो ये बनता है देवप्रयाग। तो देखिए इसके बाद ये गंगा नाम इसका आता है। तो भागीरथी प्लस गंगा, ये आपके अलकनंदा, ये नदियां जब मिलती है तो क्या यहाँ पे देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हमसे सवाल पूछा है अलकनंदा, ये वाली रिवर, मेन रिवर जो मैं बता रहा हूँ ब्लैक कलर में, अलकनंदा से कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? ये हमारा सवाल है। तो ये है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में ये देखिए ग्रीन कलर, ठीक है, ये ग्रीन कलर में क्या है? कर्णप्रयाग। तो ये नदी जब मिलती है, ये ग्रीन वाली, इसका नाम है पिंडर। ये पिंडर नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से। तो क्या बनता है? कर्णप्रयाग। तो नेक्स्ट देखिए अलकनंदा प्लस पिंडर, तो ये हो गया आपके कर्णप्रयाग जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है एक रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग देखिए नदी है, मेन नदी अलकनंदा, और रुद्र में एक नदी आती है इधर से, देखिए मंदाकिनी, ये लाल वाली अभी शो की है। तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये दोनों मिलती है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, एक है आपके यहाँ पे, ये रुद्र भी हो गया, देव हो गया, कर्ण हो गया। एक देखिए यहाँ पे नंदाकिनी नदी है, ये नंदाकिनी, और ये अलकनंदा है, तो ये बनता है नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। नंद में नाम में ही छुपा है, एक तो है मंदाकिनी और एक है अलकनंदा, ये हो गया नंद प्रयाग। उसके बाद है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में एक नदी है धौली गंगा, इधर से देखिए, और एक है ये अलकनंदा। तो धौली गंगा प्लस अलकनंदा, ये बनाती है आपके, ये प्रयाग हो गए आपके जो विष्णु प्रयाग। तो ये ऐसे करके 5 प्रयाग हो गए, और इनसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं पांचों प्रयाग के बारे में। देव प्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा, कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडर नदी, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, नंद प्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। ये रुद्र का मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, ये मंदाकिनी और ये हो गई रुद्र। ठीक है, उसके बाद ये नंदाकिनी है, सॉरी ये मंदाकिनी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये हो गई नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये हो गया नंद प्रयाग। उसके बाद धौली गंगा और अलकनंदा, ये हो गया विष्णु प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हमारे हो गए। एग्जाम में सवाल हमसे ये पूछा है क्वेश्चन कि कौन सी सहायक नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है? तो पिंडर। पिंडर प्लस अलकनंदा कौन सी हो गई आपके? कर्ण प्रयाग। ठीक है, अगला सवाल, भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई? हरित राजमार्ग नीति देखिए हमारे जो इंडिया ज्योग्राफी है उसमें सिलेबस में है परिवहन। अब परिवहन में क्या है कि ज्यादा डीप में ना पूछ के मैंने आपसे पीछे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज है भारत में, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा, कुछ चर्चाएं हमने पहले करी थी। आज हम देखेंगे थोड़ा सा एक फैक्ट के टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीटी में। हरित राजमार्ग नीति है, ये शुरू की गई 2015 में। जो आप नेशनल हाईवेज देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके कॉर्नर में जो आप पेड़ पौधे देखते हैं,
कि हाईवे है वो ग्रीन रहे, एक तो पोल्यूशन कम होए, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी जो इन्वायरमेंटल इशू है उनके लिए ये क्या किया गया, हरित राजमार्ग नीति, हाईवे के किनारों पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी लगाई जाएगी। ये सरकार का प्रोजेक्ट है, 2015 में ये योजना शुरू की गई, ठीक है। अगला सवाल, दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट अवस्थित है, दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट है वो अवस्थित कहाँ पे है, इसका राइट आंसर होगा आपके गुजरात। गुजरात में एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला, कांडला पोर्ट है, इसका ही क्या नाम है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया एक सवाल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ठीक है। बंगाल विभाजन हमने थोड़ा पहले देखा भी था, ये एक स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं आपसे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा है, बहुत सारे कुछ नारे हैं, कुछ उद्घोषण है, कुछ मतलब ऐसे सवाल फैक्ट के रूप में इंडियन हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। तो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि यह जो विभाजन है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये स्टेटमेंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, इन्होंने बंगाल विभाजन के विषय में ये कहा था। बंगाल विभाजन के बारे में कुछ फैक्ट जैसे हमने पहले भी देखे थे, बंगाल विभाजन, एक हमने ये देखा सबसे इंपॉर्टेंट कि बंगाल विभाजन की घोषणा, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं, घोषणा कब की गई, 20 जुलाई 1905, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1905 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, ठीक है। ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ आपके 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में क्या है, बंगाल विभाजन लागू हुआ। ये जब लागू हुआ, घोषणा हुई, तो कौन था, कर्जन, ये सवाल भी पूछते हैं, कर्जन के टाइम पे ये हुआ था। उसके बाद जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ, पहले मैंने बताया आपसे, बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो सर की उपाधि है वो लौटा दी, और इन्होंने एक अमार सोनार बांग्ला नाम से एक गीत की रचना करी, जिसको आज हम बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में देखते हैं। भारत में बहुत व्यापक इसका विरोध हुआ, बहुत ही बड़े स्तर तक आंदोलन चलाए गए, क्योंकि बंगाल एक अस्मिता का सवाल था, लैंग्वेज के आधार पे आपने बांटे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे, तो बंगाल विभाजन का बहुत व्यापक स्तर भारत में देखने को मिला। फिर 1911 में क्या हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली में एक दरबार लगा, जहां पे क्या है कि जो जॉर्ज पंचम है, मेरी वहां की क्वीन है, सम्राट जो इंग्लैंड की, वो सब आए हुए थे। तो इन्होंने जब पूरा विरोध देखा तो 2011 में ये रद्द हुआ। रद्द कब हुआ, 2011 में। और रद्द हुआ तब कौन था, हॉर्डिंग, हॉर्डिंग ने क्या है, रद्द करने की इसको घोषणा करी, ठीक है। ये है बंगाल विभाजन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, उनका ये क्या है, स्टेटमेंट है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो खुफिया एक रेडियो सिस्टम भी डेवलप कर लिया था क्रांतिकारियों ने, और इनका नाम है उषा मेहता, उषा मेहता है, इन्होंने क्या है, खुफिया रेडियो सिस्टम शुरू किया। कितनी रोचक जानकारियां हैं, हमारे जो क्रांतिकारी है उनको हम पढ़ते हैं तब। अगला सवाल, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए सीटी में और राजस्थान आरएस में भी लगभग ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके बुक्स हो गई, कुछ जैसे आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए जो क्रांतिकारियों ने स्थापित किए हैं, बहुत सारी वो पुस्तकें हैं, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, ऐसे सवाल सीटी में पूछे जा सकते हैं। तो अनहैप्पी जो इंडिया है, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी, लाला लाजपत राय, इनकी ये रचना है, कौन सी, अनहैप्पी इंडिया। और एक इनकी रचना यंग इंडिया भी है, और एक आपके इन्होंने सर्वेंट्स और पीपुल सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी नाम से इन्होंने इंस्टीट्यूट भी बनाया। लाला लाजपत राय जी, जिनके बारे में मैंने बताया, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो लाठी चार्ज में, जेम्स एस्कॉट की लाठी चार्ज में ये क्या शहीद हो गए थे। भगत सिंह ने इनका बदला लेने के लिए, मैंने आपको पीछे घटनाक्रम भी बताया कि एक घटना, ये लाहौर षड्यंत्र केस नाम से केस भी हुआ। तो लाला लाजपत राय जी बहुत महान क्रांतिकारी थे, यंग इंडिया भी इनकी एक रचना है, और अनहैप्पी इंडिया इनकी एक पुस्तक है, पंजाब केसरी के नाम से ये जाने जाते थे, ठीक है। अगला सवाल,
भूदान आंदोलन निम्न में से किस से संबंधित है? आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन। जो भूदान आंदोलन है ये 1951 में शुरू किया गया था और इनका नाम है आपके आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी के ये अनुयायी थे। गांधी जी से प्रेरित होकर तेलंगाना से 1951 में इन्होंने क्या किया कि जो जमींदार हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि किसानों को कुछ जमीनें आप दान दीजिए। तो वहां से ये शुरुआत हुई। भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन इसको माना जाता है, जिसने कृषि में भारत की ग्रामीण जो संरचना है उसमें व्यापक स्तर पे बदलाव किए, और ये आंदोलन है भूदान आंदोलन। यदि आपको कभी मौका मिले, जयपुर रहते हैं आप, तो यूनिवर्सिटी के पास में ही, यूनिवर्सिटी के सामने वाली जो रोड है उस पे आचार्य विनोबा जी का एक सेंटर बनाया हुआ है। वहां लाइब्रेरी है और उनके जीवन से जुड़ी हुई, भूदान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी आपको वहां मिल सकती है। यदि आपको कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए, आपको वहां पे अच्छा लगेगा। गांधी जी से रिलेटेड चीजें हैं, आपके आचार्य विनोबा भावे हैं, उनसे भूदान आंदोलन से रिलेटेड जो लाइब्रेरी बनी हुई है वहां पे, और एक वहां पे ट्रस्ट चलता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? समाज सुधारक है बहुत बड़े महाराष्ट्र के, जिन्होंने मतलब बालिका शिक्षा है, समाज सुधार है, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, और इनको लोक हितवादी के नाम से संबोधित किया जाता है। इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं और इनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाएगा, कंफर्म है इकोनॉमिक्स में। गरीबी हटाओ जो नारा है इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये योजना थी आपके 5वीं योजना। ठीक है, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसमें क्या है, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन क्या था, लक्ष्य था हमारा। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर था, ये हमारा लक्ष्य था। तो ये गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, और ये योजना, इसका अवधि की बात करें, ये थी आपके 1974 से 19 ये हो गया आपके 1980 तक की। ठीक है, 1974 से लेके ये 80 तक की ये 5 ईयर प्लान था। ठीक है, अब होता क्या है कि जनता पार्टी की सरकार आती है। ठीक है, ये 79 सॉरी 5 साल का हो गया ना। जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में। ठीक है, 78 में क्या जनता पार्टी की सरकार आती है, तो इन्होंने क्या किया, एक साल पहले ही इस 5 ईयर प्लान को खत्म करके, और एक 78 से लेके और 80 के बीच में एक प्लान चलाया जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, अनवरत योजना बोलते हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछते हैं कि रोलिंग प्लान की अवधि कौन सी थी, रोलिंग प्लान कौन सी वो पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। इन्होंने क्या किया, 5th ईयर प्लान चल रहा था 74 से लेके 79 तक वाला, इंदिरा गांधी जी ने ये गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन इस योजना का क्या लक्ष्य था। पर क्या हुआ, 78 में जैसे ही जनता सरकार आई, इन्होंने एक साल पहले ही योजना काल है उसको खत्म कर दिया और 6th 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया। 78 से फिर 80 इसलिए लिखा है क्योंकि 80 में फिर वापस क्या है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, अब 78 से 80 का ये टाइम है, इसको अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 80 से लेके और फिर वापस 85 तक की छठी पंचवर्षीय योजना है, वो 2 बार स्टार्ट की जाती है। ठीक है, और ये जो 5 ईयर प्लान है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें एक तो ये है जो आपके 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे है, 2 अक्टूबर 1975 को एक तो आरआरबी की स्थापना होती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 5वीं, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आरआरबी, उनकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 में, 5वें 5 ईयर प्लान में होती है। और एक काम के बदले 77-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम स्टार्ट होता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, ये भी कब स्टार्ट होता है, ये 77-78 में स्टार्ट होता है। उसके अलावा जब ये रोलिंग प्लान चलता है 78-80 से बीच में, इस अवधि में स्टार्ट होता है आपके अंत्योदय योजना। जनता पार्टी सरकार थी, अंत्योदय योजना नाम से छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, और आपके 77-78 अवधि बताई काम के बदले अनाज, और आरआरबी 1975 बहुत इंपॉर्टेंट है।
5वीं पंचवर्षीय योजना में आरआरबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सवाल इकोनॉमिक्स का। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से कौन सा संस्थान करता है? नेशनल इनकम है उसका आकलन कौन करता है, ये हमारा सवाल है। देखिए, एक सीएसओ, एक है एनएसएसओ। ठीक है, सीएसओ और एनएसएसओ को अब क्या मर्ज कर दिया गया है। पहले क्या किया, सीएसओ जो राष्ट्रीय आय है इसके आंकड़े जारी करता था, एनएसएसओ है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता था, डेटा कलेक्ट करता था। दोनों फिर अब इनको मर्ज कर दिया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मई 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। मई 2019 में मोदी जी सरकार द्वारा इन दोनों को मर्ज करके अब हो गया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अब राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसओ। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एनएसएसओ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों मर्ज हो गए, अब क्या बन गया, एनएसओ। अगला सवाल, वह दर जिस पर बैंक, फिर है कोमा, आरबीआई को उधार देते हैं। ऐसे सवाल ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि हम फिर उल्टा कर लेते हैं इन सवाल को। वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं, यानी जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, वो भी आरबीआई को उधार देते हैं, ऐसा सवाल है। वो कौन सी दर है? देखिए, एक तो है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, बैंक रेट का मतलब ये होता है कि जब आरबीआई से ये जो वाणिज्यिक बैंक है ये दीर्घकालीन लोन प्राप्त करते हैं, इसको बैंक दर बोला जाता है। रेपो दर किसको बोलते हैं? रेपो दर होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन लिया जाए बैंक के द्वारा आरबीआई से अल्पकाल के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो दर। रिवर्स रेपो मतलब आरबीआई अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है। आरबीआई क्या है, अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है और कुछ सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, रखता है कि जैसे ही मैं पैसे दूंगा वो सरकारी प्रतिभूतियां मैं वापस ले लूंगा। रिवर्स रेपो दर, इसको रिवर्स रेपो दर बोलते हैं, जब आरबीआई क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, इंडिया बजट से भी एक दो सवाल आ सकते हैं क्योंकि भारत का बजट है वो इकोनॉमिक्स में है, अपने सिलेबस में भी। आर्थिक समीक्षा और जो आपके राजस्थान का बजट है वहां से तो करंट में सवाल आएंगे ही, इकोनॉमिक्स में भी आएंगे। इंडिया जीके से भी कुछ सवाल आ सकते हैं, जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, आपके राजकोषीय घाटा कितना अनुमान है, कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 2024-25 का जो केंद्र का बजट है उसमें राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका जो आंसर हो जाएगा ये है 4.9%। फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए, 4.9% है। ये क्या है, राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है 2024-25 के केंद्रीय बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला सवाल, नए टैक्स रिजिम में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है? अभी नया जो बजट आया है उसमें टैक्स की कुछ स्लैब्स दी है, ये आपको थोड़ा सा देख के जाना है क्योंकि सवाल पूछ सकते हैं। तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार कितने प्रतिशत टैक्स वसूलेगी, ये सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम टैक्स स्लैब देखेंगे क्योंकि आप टैक्स स्लैब आपको देखना जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा 5%। टैक्स स्लैब है वो भी मैं एक बार देखता हूं, शायद मैंने अपलोड करी नहीं, ये टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा या इसमें मिल जाएगी शायद। आप ये रही, हाँ, ये नई टैक्स स्लैब है जिसमें 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर 3 से 7 लाख जो है, 3 से 7 लाख है, इस पे 5% टैक्स आपसे लिया जाएगा। 7 से 10 है, 7 से 10 पे आपसे 10% टैक्स। उसके बाद है 10 से 12, 10 से 12 लिया जाएगा आपसे 15% टैक्स। और 12 से 15 के बीच में है 20%। और फिर 15 लाख से ऊपर क्या है, 30% टैक्स है। 15 लाख से ऊपर कितना है, 30% टैक्स। तो ये स्लैब्स है, इनको आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछ सकते हैं कितने तक, वो कितने लिमिट तक की आय पे कोई कर नहीं लगता, तो 0 से 3 लाख तक की आय पे कोई कर नहीं है। फिर 3 से 7 लाख की आय पे 5% है, 7 से 10 तक के 10 है,
उसके बाद 10 से 12 15%, 12 से 15 30%, ये 20%, और 15% से ऊपर जिनकी इनकम है उन पे 30% टैक्स है वो दिया जाएगा। तो ये हमारे आज के सवाल है। आपको सवाल कैसे लगे जरूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी आपके लिए यूट्यूब पे निशुल्क इंडिया जो इकोनॉमी है और इंडियन पॉलिटी है आरएस के लिए वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो एंजॉय करिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद।